नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। और कल के लेक्चर में हमने एक टाइमलाइन डिस्कस करी थी एंशियंट इंडिया की। ठीक, तो आज हमें पढ़ना चाहिए उसके बाद की घटना को। तो जो मेडिवल इंडिया है उसको हम दो पार्ट में बांट के देखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है 1200 से, 1206 से इनफैक्ट, और वो चलती है 1707 तक। लेकिन एंशियंट इंडिया के ख़त्म होने के बाद और मेडिवल इंडिया के शुरू होने से पहले का जो 500 साल का समय है, इसको रखा गया है प्री मेडिवल के कैटेगरी के अंदर। तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये मान के चलिए कि हिस्ट्री के कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में से एक है जो एक बार में समझ में नहीं आता। तो कल के लेक्चर में हमने जो जो चीज़ें देखी थी, तो मैं वीडियो चेक कर रहा था तो लास्ट में लगभग 45 से 50 सेकंड का जो वीडियो है कल वाला, उसमें देखा थी वॉइस थोड़ी म्यूट सी हो गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उस वाले पोर्शन से हम आगे बढ़ाते हैं, फिर पहुँचेंगे कहाँ पर, प्री मेडिवल इंडिया में। तो जिसके लिए हमको वापस उस स्लाइड में लौटना पड़ेगा जहाँ पर वॉइस म्यूट हुई थी थोड़ी देर के लिए। तो मैं इस बहाने थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा आप लोगों का, तो उसको मैं वहीं से उठाता हूँ। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में, यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत, हम देखते हैं कि कई सारे राजवंशों की स्थापना हुई भारत के अलग अलग हिस्सों में। ये वही सबऑर्डिनेट रूलर्स रहे होंगे जिन्होंने एक एक करके अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली होगी, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए होंगे एक एक करके। तो इन्हीं में से एक वर्धन वंश था जिसकी स्थापना वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पूर्वजों ने करी थी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पहला था प्रभाकर वर्धन। उसके दो पुत्र थे, हर्षवर्धन, ठीक, और राज्यवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। फिलहाल राज्यश्री और राज्यवर्धन के संबंध में चर्चा तो हम करेंगे अलग से। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी जरूरी ये है कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये मान के चलिए कि नॉर्थ इंडिया में लगभग हम देख सकते हैं कि 40 साल तक हर्षवर्धन ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी इंडिया में। नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा मामला। हर्षवर्धन ने, हम देख सकते हैं कि न सिर्फ राजनीतिक रूप से स्थिरता प्रदान करी, जबकि उसने कल्चरल एस्पेक्ट में भी काफ़ी योगदान दिया। इसी के समय में हमको पता चलता है कि एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा में आता है और लगभग पूरे भारत का भ्रमण करता है। ठीक, न सिर्फ हर्षवर्धन के दरबार में रहा, जबकि दक्षिण भारत में कांची, जिसकी राजधानी थी पल्लवों की, वहाँ भी गया और वहाँ का भी विवरण उसने अपनी पुस्तक CU की में दिया है। ठीक, हर्षवर्धन का समकालीन शासक जो पुलकेशिन सेकंड है, ये चालुक्य, बादामी ऑफ चालुक्य का शासक था। ये दोनों आपस में समकालीन हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध होने का भी उल्लेख मिलता है, आपको पता ही होगा। और इस युद्ध में पराजय हुई है हर्षवर्धन की, और इन सब की जानकारी मिलती है हमको ऐहोल अभिलेख से, जिसका कंपोजिशन किया है इसके कवि रवि कीर्ति ने। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक, याद रखेंगे बात को। तो पुलकेशिन, हर्षवर्धन और पल्लव वंश के शासक दक्षिण भारत में महेंद्र वर्मन आपस में समकालीन नजर आ रहे हैं आपको। ये देख लीजिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जब डिटेल में इसकी चर्चा की जाएगी तब इनके महत्व के बारे में और जानकारी आपको मिलेगी। ह्वेनसांग 629 से 644 तक भारत में रहा। चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसने भारत की यात्रा करी थी, और अपने जो यात्रा वृत्तांत दिया है, वृत्तांत, उसका नाम है CUP। और इस पुस्तक में भारत के लिए यिनतू शब्द का प्रयोग किया गया है। यिनतू, ठीक। उत्तराखंड की भी यात्रा करी थी इसने। गोविशाण नाम का इसने नाम दिया काशीपुर को। माया नगरी कहा है इसने हरिद्वार को। ठीक है, ऐसे कई जगहों की यात्रा करी इसने। काफ़ी दिनों तक भारत में रहा। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स के नाम से मशहूर ह्वेनसांग। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन काल के यात्रियों में प्रिंस ऑफ ट्रैवलर किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे ह्वेनसांग को। इसी दौरान हम देखते हैं कि हर्षवर्धन जब शासन कर रहे हैं भारत के उत्तर वाले हिस्से में, तो भारत से काफ़ी दूर एक नए धर्म की स्थापना होती है, और उस धर्म का नाम है इस्लाम।
622 ईस्वी में। इस्लाम धर्म ने सिर्फ भारत को ही प्रभावित नहीं किया होगा, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी उसके चारों तरफ इसका विस्तार हुआ होगा। और हम देख सकते हैं कि कैसे भारत में इन्वेजन की शुरुआत फिर से होती है, उसी जगह से, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र से भारत में मुस्लिम आक्रमण आरंभ होते हैं। और प्री मेडिवल इंडिया की शुरुआत में हम देखते हैं कि अरबियों ने, जो अरबी लोग हैं, उनका जो लीडर है मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला मुस्लिम शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ये बात है 712 ईस्वी की। ठीक, तो ये सिलसिला आपको 1200 ईस्वी तक देखने को मिलेगा समय समय पर। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत का समय है वो 700 पे ख़त्म मान लिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक संक्रमण युग शुरू होता है, जो प्राचीन और मध्यकालीन के बीच का युग है, ट्रांजिशन फेज जिसको मानते हैं हम। और एक ऐसा फेज है जहाँ पर एक राजा नहीं है, कई सारे राजा हैं और हर राजा का अपना महत्व है। तब शुरुआत होती है किसकी? प्री मेडिवल इंडिया की। उस पर थोड़ी चर्चा आज हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये है टाइमलाइन ऑफ प्री मेडिवल इंडिया, अर्थात पूर्व मध्यकालीन भारत के संबंध में। यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत लिखी हैं, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये हेडिंग ठीक हो जानी चाहिए, और वो ये कि ये है 1200 तक। कहाँ तक मानेंगे इसको हम? इसको मानिए आप 1200 ईस्वी तक। एक सूत्र नहीं, गलत लिखा है। ठीक, इसको छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो प्री मेडिवल का जो पीरियड है वो 500 साल का है। तो इस 500 साल में कई सारी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले इसमें लिखा है प्री मेडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑल अराउंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। काफ़ी जटिल सी चीज़ें नजर आएंगी आपको यहाँ पर, और मेरे ख्याल से सबसे टफ पार्ट है हिस्ट्री का ये। तो मैं अभी से आपको थोड़ा आगाह कर देता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। भारत के नॉर्दर्न पार्ट में हैविंग 3 रीजन ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड मुस्लिम रीजन, राजपूताना, बंगाल एंड कन्नौज। कन्नौज को लेकर जो त्रिकोणीय संघर्ष है, इसे इतिहास के पन्नों में अच्छी जगह दी गई। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको देखने को मिलेगी प्री मेडिवल इंडिया में, कि कैसे 3 राजवंश आपस में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय तक कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? दरअसल कन्नौज राजधानी बना किसकी? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन की राजधानी बना। जो गौरव पाटलिपुत्र को प्राचीन भारत में प्राप्त था राजधानी होने का, वो गोल शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गया है? कन्नौज, अर्थात उत्तर प्रदेश के हार्टलैंड में, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी दौरान साउथ इंडिया में भी राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं, और हमको 4 इंपॉर्टेंट राजवंशों के नाम मिलते हैं। पल्लव राजवंश, जिसकी स्थापना हमने पहले होते हुए देख ली थी, उसका कंटिन्यूएशन अभी भी जारी है। राष्ट्रकूट, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, इसकी स्थापना सिंह विष्णु ने करी थी। चोल साम्राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन हिस्ट्री में, 1200-1300 तक देखने को मिलेगा इसके बारे में। चालुक्यों का सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन है। तो प्री मेडिवल इंडिया में अगर नक्शे के जरिए से देखा जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्री मेडिवल इंडिया को हम नक्शे में 3 पार्ट में रखेंगे। एक तो रखेंगे इस वाले पार्ट को जहाँ पर आक्रमण हो रहे हैं मुसलमानों के, नंबर 1। एक हम रखेंगे इसी इलाके में राजपूताना रीजन को, जिसमें हम देखते हैं कि राजपूत के 4 विंग्स स्थापित होती हैं, जैसे कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक, ये 4 राजपूत हैं इंपॉर्टेंट। इनके अलावा भी 2-4 और हैं, जैसे कि घेड़वाल है, चंदेल है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको इसी दौरान पढ़ना होगा। इसी दौरान पूरब में हम देखते हैं कि यहाँ पर पाल वंश की राजधानी, या कह सकते हैं कि पाल वंश की स्थापना है, और यहाँ पर है चोलाज यानी कि चोल। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे राष्ट्रकूट, ठीक, दंती दुर्ग वाले, इधर राजपूत, और इधर आक्रमण जारी है किसके? मुसलमानों के। तो सबसे पहला आक्रमण जो मुस्लिम इन्वेजन आप देखेंगे वो देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का, जो सिंध वाले इलाके में होता है।
ठीक, हिंदू शाही राजवंश का शासन चल रहा था वहाँ पर। लेकिन उसके लंबे अंतराल के बाद, यानी कि लगभग 1000 साल बाद, हम देखते हैं महमूद ऑफ गजनी ने आक्रमण शुरू किए और इसका उद्देश्य सिर्फ भारत को लूटना था। 17 आक्रमण का उल्लेख मिलता है 1001 से लेकर 1025 के बीच में, देख लीजिए 1027 के बीच में, सॉरी। उसके कुछ समय बाद, यहाँ पर कुछ समय के बाद का मतलब 165 या 150 वर्ष के बाद की बात है, आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के आक्रमण काफ़ी इंपॉर्टेंट माने गए, क्योंकि मोहम्मद गोरी के आक्रमण से ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो पाई। और 1206 के बाद जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना होती है, वो हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके प्री मेडिवल इंडिया में जो आपको जानने होंगे, बड़े ही कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों से भी भरे पड़े हैं ये। ठीक, राजपूताना की अगर हम बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर भी आपको जानना होगा कुछ, जिसकी जानकारी हमें कई जगहों से मिलती है। तो एक दंत कथा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति एक यज्ञ के फलस्वरूप हुई, जो माउंट अबू की तलहटी पर किया गया था। 4 राजपूतों का उल्लेख मिलता है हमको। एक तो है प्रतिहार, एक है परमार, एक है चालुक्य, और एक है चौहान, पृथ्वीराज चौहान वाले चौहान। ठीक, बंगाल में हम देखते हैं पाल डायनेस्टी, धर्मपाल वाले पाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, और इसके उपरांत सेन डायनेस्टी सांस्कृतिक गतिविधियों के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि कैसे पाल राजवंश के संरक्षण में बौद्ध धर्म का फिर से क्या होता है, उत्थान होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यूपीएससी में, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट अपनी गतिविधियों में तो बिजी हैं ही, साथ ही साथ कन्नौज को लेकर भी लड़ाई जारी है। तो ये सारे, इतने सारे फीचर्स आपको इन्हीं 500 सालों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और पढ़ने होंगे आपको ये। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 712 में अरबियों का सिंध पर आक्रमण। उसी दौरान देखते हैं कि कुछ समय बाद राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को पराजित किया 752 ईस्वी में। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने करी 770 में, कहाँ, बंगाल में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है 780 ईस्वी में। ठीक, ये सब देखिए आपस में लगभग सारे के सारे क्या कंटेम्प्ररी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का भी उल्लेख हमको मिलेगा इस बीच, भक्ति आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा यहाँ पे। अद्वैतवाद, जो इनका जो फिलोसफिकल थॉट है, ये उन्होंने डेवलप किया, इसको अद्वैतवाद कहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है आदि गुरु शंकराचार्य जी का, ये है 788 से 820 ईस्वी। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। राष्ट्रकूट रूलर एक मिलता है नाम, जिसका नाम है अमोघ वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। 814 से 880 तक शासन करते हैं। अमोघ वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया होगा इन्होंने राष्ट्रकूट के समय में। चोल साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जिसका उल्लेख रहेगा लगभग 13वीं शताब्दी तक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 13वीं सेंचुरी में जब उत्तर भारत में मुस्लिम राजवंश की स्थापना हो रही होती है, तो चोल राजवंश का गौरव अभी भी जारी था। कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि परंटक, राजराज, राजेंद्र फर्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक नाम यहाँ पर दिया गया है राजेंद्र थर्ड, जो चोल राजवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? चोल राजवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका टाइम पीरियड है 1246 से 1279। वी ऑल्सो हैव अ रेफरेंस ऑफ सम रेड्स ऑफ महमूद गजनवी which took place between 1001 to 1027। और जो सोमनाथ मंदिर की जो लूट है, ये इसके बारे में कौन नहीं जानता, ये हुई थी 1025 में। और गुजरात के शासक यहाँ पर भीमदेव थे, भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी और बैटल ऑफ तराइन के बारे में भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। 1191 से लेकर 1192 के बीच में पृथ्वीराज चौहान और इसके बीच में हुई थी। तो तराइन के युद्ध का अच्छा खासा महत्व है भारत के इतिहास में, कि कैसे इन युद्धों के फलस्वरूप भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है। तो ये तो रहा प्री मेडिवल इंडिया में, घटनाक्रम आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें लगभग एक साथ हो रही हैं, जो चीज़ें को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो
हमको बड़ा ही केयरफुल रहना होगा इन सब चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि अगर आप उत्तर भारत में किसी राजा के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसी दौरान दक्षिण भारत में कोई ना कोई राजा अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी होगा। ठीक, तो मैं फिर से एक मैप बनाता हूँ, और प्री मेडिवल इंडिया को समझने के लिए मैप को समझना ज़रूरी है कि ये जिन जिन डायनेस्टीज़ की बात हो रही है कहाँ कहाँ पर। अभी मैंने बनाया था लेकिन मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर आप मान लीजिए कि राष्ट्रकूट हैं, यहाँ पर चोलाज हैं, ठीक, यहाँ पर पाल डायनेस्टी चल रही है, और उसके बाद यहाँ पर सेन डायनेस्टी आ जाएगी। यहाँ पर राजपूतों का टाइम पीरियड चल रहा है, इसके बीच में यहाँ पर चालुक्य रूलर्स भी हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे कि परमार डायनेस्टी चल रही है, चंदेल राजवंश चल रहे हैं, प्लस मुस्लिम के रेड्स जारी हैं यहाँ पर। और तो और मोहम्मद गोरी का एक जनरल है बख्तियारुद्दीन खिलजी, वो तो आक्रमण करता करता कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, सेन डायनेस्टी में लक्ष्मण सेन के समय में। तो हम देखते हैं कि ये जो इनरोड्स हैं इन्वेजन वाले, इन्होंने भारत के जो डेप्लोरेबल कंडीशन है पॉलिटिकल, उसका बहुत ही लाभ उठाया, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हुई। उसके बाद रास्ता साफ है हमारे को समझने के लिए। सीधे सीधे 1200 के बाद क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, जो कब तक रहेगी, 1206 से लेकर 1526 तक। चीज़ें सीधी साफ हो जाएंगी फिर। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें दिल्ली सल्तनत के साथ साथ उसके समय में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना होगा। तो मेडिवल इंडिया को हम दो पार्ट में बांटेंगे। इसका जो दूसरा फेज शुरू होगा वो शुरू होगा 1526 से लेकर 1707 तक। ये हो जाएगा आपका मुगल्स, और ये हो जाएगा दिल्ली सल्तनत प्लस रीजनल रूलर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है विजयनगर एम्पायर, और एक का नाम है बहमनी किंगडम प्लस कश्मीर। कश्मीर के इतिहास के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से मिलती है, क्या इंपॉर्टेंस है। शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर, ये भी आप इसी दौरान पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान। मुगल को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी साफ है, क्योंकि पूरा एम्पायर इन्होंने क्रिएट कर दिया था ऑल ओवर इंडिया में मौर्य साम्राज्य की तरह। तो हमें बिल्कुल सीधी चलती हुई नजर आएगी हिस्ट्री। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप फिलहाल यहाँ तक चीज़ों को समझिए, और कल वाले लेक्चर को देखने के बाद इसको देखिएगा फिर से, और होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो ये सिर्फ हम टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके हम इन पन्नों को खोलेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।